नहीं, हरियाणा के अंदर जब ये किसान आंदोलन के लोग बैठे थे तो ये मामला हरियाणा का नहीं था। और हरियाणा का होता तो हरियाणा के तो नीतियाँ जो है किसान के हित में देश में सबसे बेहतर हैं। देखिए, जो कल्याणकारी काम किए हैं मोदी जी ने, आज हर पढ़ा लिखा युवक यूट्यूब से, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति.com में। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज आपको मिलवाने के लिए पहुंचे हैं हम हरियाणा की राजनीति में जबरदस्त पैठ रखने वाले एक राजनेता के पास। ऐसे राजनेता जिनके इलाके के लोग, हल्के के लोग कहते हैं कि नेता कम लगता है, समाज से भी ज्यादा लगता है, हमारा संबंधी ज्यादा लगता है। ऐसे नेता जिनका नाम जो है वो नीति निर्धारकों में लिया जाता है। ऐसे राजनेता जिनके पास राजनीति के साथ साथ संगठन का भी लंबा चौड़ा अनुभव है। ऐसे राजनेता जो सरकारी नौकरी को छोड़ने के बाद राजनीति में आए और आज कैबिनेट मंत्री के पद पर आसीन हैं। हम आपकी मुलाकात कर आए हैं हरियाणा में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल साहब के साथ। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, ये प्रेरणा कहाँ से आई सर कि सेटलमेंट है, अच्छी खासी नौकरी है, उसको छोड़ने के बाद फिर राजनीति में आ रहे हैं? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। जो नौकरी छोड़े तो मुझे मेरे ख्याल में 40 साल हो गए होंगे। और गांव से निकले थे, कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना थी। नौकरी को राजनीति में आने के लिए नहीं छोड़ी थी, अपना बिजनेस करने के लिए छोड़ी थी और उसमें भी कामयाबी मिली। सौभाग्य से हमारा संपर्क हुआ चौधरी बंसीलाल के परिवार से, सुरेंद्र सिंह से। वहाँ से फिर राजनीति की इच्छा शुरू हुई और वो भी पार्टी का ही काम करते रहे। बैकडोर में जो जो काम करते थे वो करते रहे। पार्टी को विकास पार्टी बढ़ाने में सहयोग जो था मेरा रहा है। जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का और उनसे बहुत कुछ सीखा है। जो टारगेट्स लेकर चले थे सर 2019 में आने के बाद बतौर मंत्री पद जब आपने कार्यभार संभाला कि हरियाणा में कृषि की अवस्था अभी ऐसी है और मुझे उसे उठाकर उसमें सुधारात्मक बदलाव करते हुए ऐसे ऐसे पहुंचना है, कहां तक पहुंचे उस टारगेट में और क्या मूलभूत बदलाव जो है वो आप मानते हैं कि आपके आने के बाद कृषि के क्षेत्र में हुआ है? नहीं, टारगेट लेके तो बहुत ऊंचे टारगेट थे हमारे, लेकिन जो सोच रहे थे वो कर नहीं पाए। और उसके वजह ये है कि ये जो संकट का टाइम था, सारी दुनिया के अंदर कोरोना की बीमारी आ गई। 3 साल में 1.5 साल तक तो ये कोरोना ही रहा। और एक हमारे जो हरियाणा के बॉर्डर पे किसान आंदोलन का मामला चलता रहा। इससे जो बहुत सारी जो प्रगति होनी थी हमारे हरियाणा के किसानों के क्षेत्र में वो नहीं हो पाई। और इसका मतलब एक कशिश है दिमाग में भी, जो करना चाहते थे और नहीं कर पाए। चीजें पंजाब से शुरू हुई थी, दिल्ली तक पहुंची, हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रभाव उसका छोड़ा गया। आपके पास किसान मोर्चे का भी अनुभव रहा और किसान परिवार से ही आते हैं, मंत्रालय भी कृषि देख रहे थे। अपनी तरफ से प्रयास करने के बावजूद कहाँ ऐसी कमी लगी कि मामला नहीं सुलझ पाया, बातचीत नहीं बन पाई? मांगों को छोड़ दीजिए, जिद को छोड़ दीजिए, हालात किस तरह के आपको लगे वहां पर? नहीं, हरियाणा के अंदर जब ये किसान आंदोलन के लोग बैठे थे तो ये मामला हरियाणा का नहीं था। और हरियाणा का होता तो हरियाणा के तो नीतियाँ जो है किसान के हित में देश में सबसे बेहतर हैं। सबसे अच्छी मंडी है, सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, सब्सिडी हम देते हैं। और हॉर्टिकल्चर की स्कीम, एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम, हर दिशा में जो है देश के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी स्कीम है। एक खुशी की बात यह है कि किसान जो है पूरे देश के अंदर राजनीतिक लोगों के सेंटर स्टेज पर है। जब से मोदी जी आए हैं, जब से उन्होंने कहा है कि मुझे किसान की आमदनी बढ़ानी है, तो जितनी भी पार्टियां हैं सारी हमेशा किसान के नाम पर कोई न कोई राजनीति करती रही हैं। तो मैं समझता हूँ इसकी मुझे खुशी भी है कि हर आदमी का जो राजनीति करने वाला का है उसके दिमाग में किसान तो है कम से कम, चाहे उसका मंशा राजनीति की हो, लेकिन चर्चा किसान की होती है। लेकिन सुधारात्मक बिल होने के बावजूद भी सरकार को दिल पर पत्थर तो रखना पड़ा एक तरीके से वापस लेते हुए से, नहीं, कई बार क्या है कि देश हित में, राष्ट्र हित में फैसले लेने पड़ते हैं। उस वक़्त जो था, आप एक चीज़ देखिए कि जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा निकली थी और लाल किले पर लोग चढ़ गए थे, मैं समझता हूँ कि उस दिन अगर कोई पुलिस भी पिट रही थी, अव्यवस्था थी, गोलीबारी हो जाती, तो
चीज़ें बहुत देश सारा बदनाम हो जाता, सेना में भगदड़ मच सकती थी, इतना बुरा हाल हो सकता था कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन संयम रखा, उस वक्त कहीं गोलीबारी नहीं हुई, पुलिस को कोई हथियार भी नहीं दिया गया था, मैंने ऑब्जर्व किया उस वक्त। तो केंद्र सरकार ने बड़ा संयम से काम किया। लेकिन जो वायदा किया था कि भी हम इस रूट से ही जाएंगे ट्रैक्टर यात्रा लेकर के, लेकिन उससे एकदम से उसको घुमा के कहीं दूसरी जगह ले गए। तो इससे लगता है कि ये मामला किसान का नहीं था, इस मामला कोई मुद्दा तो कुछ दूसरा ही था। साहब, इतना बड़ा प्रदेश है, 90 विधायक हैं, लाखों की संख्या में किसान हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं, और उससे भी बड़ी बात हल्का है जिसकी सीमाएं भी काफ़ी बड़ी हैं। मंत्री जी कैसे संभालते हैं इतना सब कुछ? नहीं, ये तो ऐसा है कि ये जो स्वेच्छा से काम लिया हुआ है, हमारा कोई राजनीति रोजी रोटी नहीं है। अच्छा भले कारोबार करके एस्टेब्लिश होकर के तब राजनीति में आए हैं, और होल टाइम इसमें दूसरा कोई टाइम देते नहीं, किसानों के बीच में रहते हैं। और खुशी इस बात की है कि हर रोज़ ये किसी न किसी कमज़ोर आदमी की, गरीब की सहायता करके सोते हैं, इसलिए थोड़ा खुशी मिलती है। और मेरा जो क्षेत्र है बिल्कुल दक्षिण हरियाणा का है, आखिरी रेगिस्तान का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है। पानी की वहाँ समस्या थी, और कोई भी संसाधन जो सरकारी नीतियों का लाभ जो है किसान तक नहीं पहुँचता था। आज के दिन पहुँचता है, किसान खुश है। जनता के बीच में क्षेत्र में कितना रह पाते हैं सर? मैं तो नियमित तौर पर, चाहे कोरोना के टाइम भी हो, कोई और टाइम हो, सर्दी गर्मी, हफ्ते के अंदर 2 दिन क्षेत्र में ही रहता हूँ। और ये थोड़ा सा है कि यहाँ हमारा आखिरी किनारा है। यहाँ चंडीगढ़ है मेरा, जो पिलानी के पास मेरा क्षेत्र पड़ता है। एक ग्रीवेंसेस मुझे सरसा की मिली हुई है, गुड़गांव की, तो पूरा हरियाणा कवर करना पड़ता है जी। आने वाला समय भी चुनावों का समय है, विधानसभा भी है, लोकसभा भी है, कहाँ खड़ा पाते हैं पार्टी को सर? देखिए, जो कल्याणकारी काम किए हैं मोदी जी ने, आज हर पढ़ा लिखा युवक यूट्यूब से, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत के प्रधानमंत्री की जो आज दुनिया के अंदर मान्यता है। हमने तो इतने साल की राजनीति करते हो कि कभी किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को पाँव को हाथ लगाते नहीं देखा। पहली बार हमने देखा है कि एक दूसरे देश के नेता ने हमारे प्रधानमंत्री को पाँव के हाथ लगाया है। आज सारे जो विदेशी ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिकन हैं, चाहे रशियन हैं, वो भारत से सलाह मशवरा करते हैं। हमारे जो लड़ाई के बीच में जिस तरह से लड़ाई बंद करके 25,000 हमारे बच्चे यूक्रेन से निकाल के लेके आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कश्मीर की धारा 370 पर जो विपक्षी लोग कहते थे कि इसको अगर हटा देंगे तो दुनिया आपकी बगावत कर देगी, भारत के खिलाफ हो जाएंगे, किसी भी एक पाकिस्तान और चीन को छोड़ के किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो ये बढ़ता हुआ ताकत है देश की। आज 5वें नंबर की इकोनॉमी है। आज कृषि का जो एक्सपोर्ट है वो भी 70-80 हज़ार करोड़ रुपये का हो गया है। 80 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना दे रहे हैं, जनधन खाते खुलाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं। हाईवे जो पहले बनते थे उससे 4 गुने स्पीड से काम हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सेना मजबूत हो रही है, राफेल आ रहे हैं, हर दिशा में तो काम हो रहे हैं। तो मुझे कोई नहीं लगता कि हमारी जो केंद्र की सरकार है उसको किसी भी तरह की कोई लोग दूसरी तरफ सोचने की जरूरत ही नहीं समझते लोग। सर, आपने काफ़ी सारी पार्टियों के साथ काम किया है, भाजपा का संगठन किस तरीके से अलग देखते हैं आप? देखिए, काफ़ी तो नहीं किया, मैंने विकास पार्टी में ही काम किया था। काफ़ी पार्टियों को देखा है। देखा है। और वो पार्टी वन मैन शो या वन फैमिली शो होती है उनकी है। भाजपा में एक विचारधारा की पार्टी है और एक आदमी फैसला नहीं लेता, मिलजुल करके फैसले होते हैं। और इसके अंदर ये भावना है कि देश पहले और हम बाद में। तो ये एक अच्छी बात है देश के लिए कि इस तरह की पार्टी का जो शासन देश में है। मैं तो समझता हूँ कि ये पहले आ जाता तो हमारे देश की प्रगति ज़्यादा होती। और आज जिस गति से काम चल रहे हैं तो देश आगे बढ़ रहा है। और आज दुनिया मानती है कि भारत जो है 5वें नंबर की इकोनॉमी हो गई है, अगले कुछ सालों में 3रे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी। जीडीपी हमारी दुनिया में जो सबसे तेज़ गति से बढ़ रही है, जो बड़े देशों के अंदर। हर दिशा में हमारे पास फॉरेन करेंसी की कोई समस्या नहीं है, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है, जिससे रोज़गार बढ़ेंगे। तो हर दिशा में ठीक चल रहा है। तो भाजपा की जो नीतियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि देश के लोग इसको फिर स्वीकार करेंगे, फिर मैंडेट देंगे।
राजनीति.com के नाम से जो नया चैनल शुरू हुआ है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मुझे अपेक्षा है इनसे कि सही जो विचार होंगे लोगों के राजनीति के बारे में और सामाजिक समस्याओं के बारे में सही रूप में आप इसको दिखाएंगे और लोगों की जो इच्छा के अनुसार जो है रिपोर्टिंग करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।